बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने वेरिएबल वैलेंसी का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था और उसके साथ साथ मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए थे और ओवरऑल लास्ट पे एक लॉन्ग क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। यकीनन वो आपने अभी तक याद भी कर लिया होगा और उसको राइट भी कर लिया होगा। बेटा, लास्ट टाइम जो पेज नंबर था हमारा, पेज नंबर 9 था। आज पेज नंबर 9 के ऊपर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमने पहले करना है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। इसको मैस नंबर भी कहते हैं, वरना इसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं। तो बेटा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं एक एलिमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na है, मुझे ये पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है जबकि इसका एटॉमिक मैस 23 होता है। अब सवाल ये है कि ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस आते कैसे हैं। ठीक है, आज यही हमारी डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कहता है कि आपकी जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी आपके पास जो भी एटम है, उस एटम का जो न्यूक्लियस है सेंटर में, उस न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होंगे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका क्या बनाएंगे? एटॉमिक नंबर। अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते किसे हैं या प्रोटॉन क्या होते हैं। आपने याद रखना है कि एक एटम के अंदर जितना भी एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उन पॉजिटिव चार्जेस को हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात सोडियम की करूं, तो सोडियम के न्यूक्लियस में आपको बनाते वक्त तो हम एक चार्ज बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। ये बात आपको यकीनन समझ आ गई होगी। और आपने एक बात ये भी याद रखनी है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है जो बुक में नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए इंफॉर्मेशन, कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी सोडियम की अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो मैं सेंटर में न्यूक्लियस बनाऊँगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं कहूँगा इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 और 2 हो गए 10, एंड द नेक्स्ट वन इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो असल में मैंने जब शो किए तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स शो किए कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन असल में जो दर हकीकत है वो ये है कि इसके अंदर 11 ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और 11 ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है बेटा, तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि जब हम थ्योरी लिखते हैं तो बताते हम प्रोटॉन के बारे में, लेकिन जब थ्योरी के बाद हम उसको डायग्राम बनाते हैं तो बनाते हम इलेक्ट्रॉन हैं। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसी तरह अगर आप एग्ज़ाम्पल लिखेंगे अगर एटॉमिक नंबर की, तो आप लिखेंगे द एटॉमिक, ये आपके पास आ जाएगी एग्ज़ाम्पल, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। मतलब कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। जब आप उसको याद करेंगे तो आप कहेंगे 6 प्रोटॉन है थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली थ्योरी में आप लिखेंगे, लेकिन जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में आप इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो बेटा ये आपका एटॉमिक नंबर का टॉपिक है छोटा सा। पेज नंबर 9 के लास्ट पे क्वेश्चन है, मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ देता हूँ। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, और एक बात आपने याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर को जब भी हम लिखेंगे तो लिखते वक्त हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन साइन है वो होता है कैपिटल Z। ठीक है, तो मैं अगर लिखूँगा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो असल में मैं लिखूँगा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज Z इज इक्वल टू 6। तो Z असल में शो करेगा एटॉमिक नंबर की टर्म को। ठीक हो गया। अब आ जाइए आप अगले पेज पे, बाकी जो नीचे रीडिंग है वो आपने थॉरली खुद कर लेनी है। अगले पेज पे सेकंड लाइन में आपकी एग्जांपल स्टार्ट हो जाती है। पहली एग्जांपल है ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन दैट्स वाई देयर एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। एक एग्जांपल। इसी तरह ऑल एटम इज कार्बन हैव 6 प्रोटॉन दैट्स वाई उसका एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू 6। तो ये पूरे पैराग्राफ में 3 से 4 एग्जाम्पल्स हैं। आपने क्या करना है, एक डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल लिखनी है। सेकंड पैराग्राफ में अगर आप आते हैं तो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब न्यूट्रॉन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा कि प्रोटॉन पर तो चलें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने याद रखना है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये बात आप वैसे चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर न्यूट्रॉन का टॉपिक आता है प्रॉपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है दे कैरी नो चार्ज डैट इज़ दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इधर न्यूट्रॉन पे चार्ज तो कोई नहीं होगा लेकिन इसकी कंसंट्रेशन अमाउंट होगी। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे। और मेरी आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन कम व बेश उतने ही होते हैं, उसमें 1 या 2 वैल्यूज़ ज़्यादा या कम होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बनाकर बताता हूँ एटॉमिक मास सोडियम का। मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास जो सोडियम का है वो कितना है 23। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक रिप्रेजेंटेशन साइन बता दूँ। तो याद रखिएगा एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल A यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? कैपिटल A। अब हम इसका एक छोटा सा इक्वेशन बना लेते हैं छोटी सी कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो आप ये देखें प्रोटॉन के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगा? Z, एंड बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। न्यूट्रॉन के लिए स्मॉल n यूज़ करूँगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल A। कैपिटल A का मतलब एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है कितने होते हैं 11। तो आपने याद रखना है उसके न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 12। दैट्स वाई जो एटॉमिक मास बनता है वो बनता है 23। इस तरह सोडियम का एटॉमिक मास 23 आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब मैं इसका फार्मूला ये वाला लिखता हूँ, ये फार्मूला A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। अब Z जो है वो आपके सामने है 6 है, N भी 6 होता है, तो 6 में 6 ऐड करें तो एटॉमिक मास क्या बन जाएगा? 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ठीक है बेटा, इस तरह ये आपके पास एटॉमिक मास आ जाता है। इसकी डेफिनेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन सुन लीजिए। द मास नंबर इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑफ कैपिटल A। इसके बाद उसने कैलकुलेशन लिखी है इज़ इक्वल टू Z प्लस N और फिर नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं। आपने कोई से 2 पॉइंट निकालने हैं और इस तरह आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा क्लियर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पेज पे पेज नंबर 10 पे कुछ एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल को आपने खुद बड़े ही इत्मीनान से और गौर से पढ़ना है। आपको ये पूरा टेबल इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको अभी तक की मेरी सारी बात समझ आई है। मैं एक एग्जांपल बीच में से रैंडम आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टेबल में देखें पोटेशियम को, तो पोटेशियम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 19 होते हैं जबकि न्यूट्रॉन 20 होते हैं। अब अगर एटॉमिक नंबर की बात करूंगा तो वो तो 19 होंगे। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मास नंबर उसने कितना लिखा हुआ है? 39। क्यों? क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपस में ऐड किया हुआ है, यानी उसका मास था न्यूट्रॉन्स थे 20
और प्रोटॉन थे 19, तो 20 में 19 ऐड करेंगे तो आंसर आपका 39 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये सारे एक दफ़ा अपनी कॉपी पे रफ में बनाने हैं। किस फार्मूले की बेस पे? इस फार्मूले की बेस पे जो मैंने आपको बनाकर बताया है। इसके बाद नीचे एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1। ये आपके लिए होमवर्क है, या आपने इसको खुद कंप्लीट करना है। अगर आपको अभी तक का ये टॉपिक समझ आया तो ये एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सुनने वाला है, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसमें से उस टॉपिक में से कुछ MCQs ऐसे हैं जो बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, और उसमें से आपने MCQs खुद भी बनाने हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। वाइट बोर्ड पे वो टॉपिक मैंने साइड पे लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आपके टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है, पहले आप मतलब सुन लीजिए। रिलेटिव का मतलब होता है मिलता जुलता, एटॉमिक मास यानी वज़न। यानी पहले ज़माने में अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में एटम का साइज़ निकालना, एटम का मास निकालना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्यों? इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम के साइंटिस्ट ने अपनी सोच, अपने जो मतलब उनका काम था, अपनी मेहनत और लगन थी, उस हिसाब से उन्होंने कुछ मेथड्स निकाले, जिसमें से एक मेथड का नाम रिलेटिव एटॉमिक मास है, कि मिलता जुलता एटॉमिक मास। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, तो पहले आप मेरी बात गौर से सुन लीजिए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है कि इस टॉपिक के अंदर एक मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक एलिमेंट लिया और उसके एलिमेंट के एटॉमिक मास को एज अ स्केल बना लिया। जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है कि जो साइंटिस्ट ने लिया था एलिमेंट वो था कार्बन, और उसका मास कितना था 12, और कार्बन 12 को एज अ स्केल यूज़ किया। अब यूज़ कैसे किया? यूज़ ऐसे किया कि किसी दूसरे एलिमेंट को पकड़ा, उसके एटॉमिक मास को, और कार्बन के एटॉमिक मास पे उसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करते थे तो डिवाइड करने पे एक आंसर आता था। वो जो आंसर आता था वो कार्बन के आंसर से मिलता जुलता था, रिलेट करता था कुछ हद तक। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये टॉपिक इतना वास्ट नहीं था, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन वेरिफिकेशंस नहीं थी। उस वक्त के लिए ये इतना ज़रूरी था, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल इसी तरह है जिस तरह पहले नोकिया मोबाइल होते थे, मोबाइल फ़ोन्स क्या करते थे, हम उस पर सिर्फ मैसेज कर सकते थे, मैसेज के अलावा कॉल कर सकते थे, या कोई गेम वगैरह होती थी खेल लेते थे। लेकिन जैसे एंड्रॉयड आया उसके अंदर आपने मज़ीद ब्राउज़र्स होते हैं, उसमें एप्लीकेशंस, यानी वो मज़ीद बेहतर हो गया। इसी तरह ये एक मेथड है जो पुराने ज़माने का है। ये सुनने में आपको बड़ा ही मतलब कि स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है। आपने जो मैंने आपको बताया इस बात को याद रखना है, और जो अब अगली बात बताऊंगा वो बात याद रखनी है, वरना ये आपको पल्ले बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बात को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बुक में इसकी कोई प्रॉपर एग्ज़ाम्पल नहीं है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है अपने तौर पर, वो ये सुनिएगा। मैंने एग्ज़ाम्पल ये लिखी है कि जो एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 पे होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैसेज मुझे कहाँ से आते हैं, तो बेटा मैंने भी याद किए हुए हैं, जैसे अब आपने भी याद करने हैं। अब सवाल यह है कि लिखे कहाँ पर हुए हैं, कहाँ से याद करने हैं। आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है इसके पेज नंबर 48 पर टेबल बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। उसी टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि अगर इफ़ वी टेक द एवरेज ऑफ द मैग्नीशियम मास थ्रू कार्बन 12 स्केल, यानी अब मैं क्या करूँगा कि मैग्नीशियम के मास को ऊपर रखूँगा और कार्बन के स्केल के मास को नीचे रखूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर 24 है, 24 को मैं 12 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आपके सामने क्या आएगा 2, क्योंकि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो कहते हैं सो इट इज़ कंसीडर्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम ये क्या इंग्लिश में ये लाइन इस तरह थ्योरेटिकली लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, कि मैग्नीशियम का जो वज़न होता है यानी उसका जो मास होता है वो कार्बन से दुगना होता है। दुगना मतलब दो बाला होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि हमने कार्बन के साथ मैग्नीशियम का एक रिलेशन बनाया, उसको रिलेट किया, इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये एग्जांपल नहीं थी, आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको समझिए, ठीक है। फिर आपको पता है हर एक चीज़ का यूनिट होता है, इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास का भी एक
यूनिट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है इसको नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसी के पहले कैपिटल लेटर्स के साथ, कैपिटल ए, कैपिटल एम और कैपिटल यू। लेकिन जब इसका रिप्रेजेंटेशन साइन लिखा जाता है तब इन्हें स्मॉल में लिखा जाता है, स्मॉल AMU। ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आपने इस AMU को कैपिटल लेटर्स में लिखा तो ये गलत है, आपने इसको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखना है। तो बेटा आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि अब आपके पास AMU जो है वो साइन रिप्रेजेंटेशन साइन बन गया किसका, रिलेटिव एटॉमिक मास का। इसमें एक बात और है कि इस 1 AMU की एक वैल्यू है जो कि पहले से साइंटिस्ट ने स्केल पे लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर मैयर करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और एक वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू निकाल के हमें बुक्स में लिख कर दे दी, और वो अभी हमारी बुक में लिखी हुई है और इसी वैल्यू को हमने याद करना है। और ये वैल्यू मैं आपको याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपने याद करनी है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू आपकी बुक पे भी लिखी हुई है -24 ग्राम। -24 का मतलब अगर आपने प्रीफिक्सेस फिज़िक्स में पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि पॉइंट के पीछे 24 ज़ीरो लग जाएंगे। ये इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी मिकदार है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। बहरहाल अब आपका एक ही सवाल होना चाहिए था कि आपने इसका यूनिट ग्राम क्यों लगाया। इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास, और फिज़िक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, ठीक हो गया। इसका ऐसा यूनिट है, इस वजह से 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम जो होगा वो क्या होगा, यूनिट, और ये वैल्यू आपने याद करनी, ठीक हो गया। अब आप ज़रा बुक पे आ जाइए, बुक पे आपका टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन स्टार्ट करूँगा। पहली जो 4 या 5 लाइंस है वो आपने थॉरली रीड कर लेंगी। जो 5th लाइन है जहाँ पे आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से आपने इसको याद करना है और मार्क करना है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास of the atom of that element as compared to 1/12th the mass of atom of carbon isotope। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। अब 1/12th का मतलब है कि 1 की जगह आप कोई वैल्यू लिखेंगे जिसका आपने एटॉमिक मास का रिलेशन करवाना है। जैसे मैंने 24 लिखा, किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। और आइसोटॉप का मतलब क्या होता है वो उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अभी मैं ये आपको कहूँगा कि इस वर्ड को आप ना समझें, सिर्फ इसकी लाइन को रीड कर लें। ब्रैकेट में लिखा हुआ है आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता है। आप इसको भी यहाँ तक रखें। हम जब अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का तो उसका आखिरी टॉपिक आइसोटॉप्स का ही है, वहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, हम इसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये आपने डेफिनेशन कर ली। इसके बाद आपने 3 लाइनें या 4 लाइन्स हैं उनको स्किप कर देना है। उसके बाद यूनिट की हेडिंग बनानी है। इसका सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU, ठीक है बेटा। ये आपके क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास का। इसके बाद MCQs आता होता है 1 AMU इज़ इक्वल टू डैश, तो आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वो लिखी हुई है 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अब नीचे जो है ना ये आपको 3 चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटॉन, सेकंड वन इज़ न्यूट्रॉन एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन। अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि उसने प्रोटॉन को AMU में निकाल कर बताया। तो प्रोटॉन का मास कितना है, 1.0073। मैं लिख देता हूँ, प्रोटॉन का मास कितना है, 1.0073। ये बात ज़रा गौर से सुनने वाली है। 1.0073 AMU, जबकि हमने पढ़ा है कि AMU जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, इधर AMU की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, तो इस वैल्यू को 1.0073 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 × 10⁻24 ग्राम के साथ। फिर आपको राइट साइड पे लिखा हुआ आंसर नज़र आ रहा होगा। फिर ये आंसर आएगा 1.672 × 10⁻24 ग्राम। अब आपको समझ आई उसने ये कैसे मैयर किया। इसी तरह अगला है 1.0087। ये आपके पास कौन सा आ गया था, ये आपके पास मैंने जो आंसर निकाला है ये प्रोटॉन का है।
मैंने पहले प्रोटॉन को AMU में निकाला, फिर उसको किस में निकाला, ग्राम में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इसमें निकाल के दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉन का। तो जब आप इलेक्ट्रॉन का मैस निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मैस है 1.0087 AMU। सेम आप AMU की वैल्यू लेंगे कि 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको आप उस वैल्यू के साथ 1.0087 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक हो गया। इसी तरह आखिर पे आपके पास, सॉरी ये मैं आपको बताता चलूँ, ये इलेक्ट्रॉन नहीं था 1.0087, ये असल में न्यूट्रॉन था। ठीक है, ये मैंने न्यूट्रॉन फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन मैंने अब फाइंड करना है। आखिर पे जो आपका जो मतलब वैल्यू निकालनी है हमने वो इलेक्ट्रॉन की है। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर MCQs ये आता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। अगर आप गौर से देखें तो देखने में आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बड़ी है, क्योंकि उनकी वैल्यू तो 1.00 है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा गौर करें तो इसकी वैल्यू बेशक आपको बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन इसके आगे 10⁻⁻4 लिखा है। इसका मतलब आप जानते हैं कि पॉइंट के पीछे कम से कम 5 ज़ीरो लगेंगे, 4 ज़ीरो सॉरी लगेंगे। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। बहरहाल 1 AMU किसके इक्वल होगा, सेम हमारा कॉन्सेप्ट वही है, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, 5.486 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात आपको समझ आती है। मैं सिर्फ इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि 10⁻⁻4 को आप 10⁻⁻24 में ऐड करें तो आपके पास पावर क्या बन जाएगी, 10⁻⁻28। पीछे आंसर वो जो उसने निकाला हुआ है वो 9.106 रहेगा, ग्राम इसका यूनिट आ जाएगा। अब अगर आप बुक पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि ग्राम में जो आंसर प्रोटॉन का है वो है 1.672, ठीक है, न्यूट्रॉन का 1.674 और इलेक्ट्रॉन का 9.107। लेकिन आपने इसकी बजाय आगे जो पार्स हैं उनको देखना है। आपको नज़र आएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पावर सेम है, जबकि इलेक्ट्रॉन की पावर है 10⁻⁻28। इट मीन्स डैट कि सबसे ज़्यादा कम मैस जिस चीज़ का है एटम के अंदर वो फिल वक्त हमारे सिलेबस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का है। उसके बाद किसका मैस ज़्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा है, न्यूट्रॉन का। बेटा इसके साथ ये आपके मैंने टॉपिक कंप्लीट किया रिलेटिव एटॉमिक मास का। इसके साथ मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। तो आपका अगला टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है ये उतना ही ईजी क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसको रीडिंग में करवाऊँगा और इसकी एक दो बातें सिर्फ लिखने वाली हैं, तो वो मैं वाइट बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला का मतलब ये है कि फार्मूला लिखने का तरीका क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ रीड, फिर हम इसको कर लेते हैं। फार्मूला लिखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सिंबल आना चाहिए। सबसे पहले आप सिंबल लिखते हैं। सिंबल लिखने के बाद आप हमेशा लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे सोडियम की लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूँगा और उसकी बॉटम पे उसका मैस लिखा करते हैं। ठीक हो गया। अगर इसने अपने अंदर से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो ज़ाहिर सी बात है सोडियम अब सोडियम नहीं रहेगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो लूज़ करने के बाद ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव वो क्या कहलाता है, आयन। अब ये सोडियम आयन है, तो आयन को जब भी लिखते हैं तो जो चार्ज आपने लगाना होता है वो राइट पोजीशन टॉप कॉर्नर। तो सोडियम की राइट पोजीशन टॉप कॉर्नर पे उसका आपने क्या लगाना है, चार्ज लगाना। यकीनन ये मैंने आपको तकरीबन पहले 2 पॉइंट पेज नंबर 11 जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये करवा दिए। अब इसको साथ ही रीड कर लेते हैं।
कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कंपाउंड को हमेशा केमिकल फार्मूला से लिखा करते हैं उसी तरह जिस तरह एलिमेंट को आप सिंबल से लिखते हैं। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, लेकिन जब मैंने कंपाउंड लिखना है तो मैं एक फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है तो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। अब इसमें एक नहीं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स आपने लिखने हैं। पहला स्टेप जो है वो है सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट रिटन साइड बाय साइड। 2 एलिमेंट को एक दूसरे के साथ लिखेंगे इस ऑर्डर में कि पहले हमेशा पॉजिटिव आइन लिखेंगे और नेगेटिव बाद में। जैसे सोडियम क्लोराइड जब भी लिखा करते हैं तो सोडियम में पहले पॉजिटिव वाला आइन लिखते हैं और फिर कौन सा आइन लिखते हैं, नेगेटिव वाला। सेकंड पॉइंट है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। एग्जाम्पल लिखी है, मैंने भी लिख दी है। अब उसमें आप सोडियम का कॉर्नर ले लें, ऑक्सीजन ले लें, ETC, ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अगले पेज पे आए तो आपको नज़र आएगा द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। मतलब कि अगर सोडियम क्लोरीन की ही बात करें आप, सोडियम और क्लोरीन की, तो इसमें सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ देर के लिए इसकी लोअर कॉर्नर पर आ जाएगा और इसका जो नेगेटिव चार्ज है किसका, क्लोरीन का, वो कुछ देर के लिए सोडियम की लोअर कॉर्नर पर आ जाएगा। और जब ये कॉर्नर्स में शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट होते वक्त आपको नज़र आ रहा है ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, तो इनके दरमियान एक क्रॉस का साइन बनता है। दैट्स वाई हम इसको पुकारते हैं, हम इसको बुलाते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ऐसा मेथड जिसमें क्रॉस बनता है और उस क्रॉस में चीज़ें यानी आइंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। आइंस चलते रहते हैं, दे आर कॉन्टीन्यूस। अब उसने सोडियम की एक एग्जांपल लिखी है, एक एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड की लिखी है और एक कैल्शियम ऑक्साइड की लिखी है। आपको मैंने एक बता दिया, बाकी 2 एग्जांपल्स भी उसी तरह। अब आपके पास चौथा पॉइंट आ जाता है। चौथा पॉइंट सुनने वाला है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास वैलेंसीज सेम हैं, अगर वैलेंसीज सेम हैं उनको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सोडियम की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी सेम है। सेम का मतलब क्या है, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इनको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्मूले को तो हम ऐसे लिखेंगे NaCl। अब आपको इस पर कहीं पर भी वैलेंसी लगी हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर किसी भी वजह से वैलेंसी डिफरेंट है, जैसे कैल्शियम और क्लोरीन है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है जबकि क्लोरीन की 1- होती है। क्लोरीन की क्या होती है, 1-। ये सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है। तो जब ये क्रॉस होंगे तो ये 2 पॉजिटिव इधर आके 2 बन जाएगा और ये 1 नेगेटिव इधर आके 1 बन जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे कि कैल्शियम 1 हो जाएगा जबकि क्लोरीन के नीचे क्या लग जाएगा, 2। तो जब डिफरेंट होती हैं वैलेंसीज तब उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला, बट इफ़ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज द सेम पोजिशन। जैसे उन्होंने बताया है कि इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज़ रिटन एज NaCl। अब आपके पास लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है इस लॉन्ग क्वेश्चन का। लास्ट पॉइंट जो है वो आपने रीड खुद करना है ताकि वो आपको अच्छी तरह समझ आए। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि उस लास्ट पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को ऐड करके बनाया गया है। तो पॉइंट नंबर 5 ये कहता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड का कि आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, तो उसको लिखने के लिए आप पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस किसे कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को, इन ब्रैकेट्स को, राउंड ब्रैकेट्स को, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एल्यूमिनियम सल्फेट ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 थ्राइस। अब ये थ्राइस अगर इस तरह लिखेंगे तो ये लिखना मेथड सही नहीं है, तो हम सल्फेट के इर्द ऐसे पैरेंथेसिस डालते हैं। ये बन गया आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट। होगा क्या, 2 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा सोचना है कि अगर मैं इसकी वैलेंसी बनाने की कोशिश करूँ, वैलेंसीज, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से 2 उधर जाएगा, जब 2 इधर जाएगा तो सल्फेट जो है वो बन जाएगा 2 की वजह से 2 नेगेटिव, जबकि ये 3 जब इधर आएगा तो वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी बना देगा, वो क्या होगा 3 पॉजिटिव।
अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आई आप इग्नोर कर सकते हैं फिल वक्त, लेकिन ये आपको समझ आनी चाहिए जितना मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ बुक के हिसाब से। बुक के हिसाब से जो दूसरी एग्जांपल है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, आई थिंक सो, यस, कैल्शियम फॉस्फेट। जो आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है Ca3PO4 ट्वाइस। पैरेंथेसिस आपको समझ आ गई। मैं असल में थोड़ा सा आपको ना क्रॉस एक्सचेंज मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब इसको वैलेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा ख्याल है अगर आपको ये समझ आया है तो ये अल्टीमेटम समझ आ गया होगा। कुछ सेकंड मैं रुकता हूँ और मैं देखता हूँ कि आपके माइंड में क्या ये बात आपको समझ आ रही है। इसको ज़रा गौर से देखें। हाँ जी, सिंपल है कि ये जो 3 है ये इधर आकर फॉस्फेट की, जबकि ये 2 इधर आकर कैल्शियम की वैलेंसी बन जाएगी। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 जब उधर आएगा तो 2 पॉजिटिव, और फॉस्फोरस पे 3 जब इधर आएगा तो फॉस्फोरस पे 3 आगे बन जाएगा नेगेटिव। तो बेटा यहाँ तक आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए पेज नंबर 12 पे मैंने आज आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए, जिसमें एक आपके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का क्वेश्चन था, उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। फिर मैंने काफ़ी हद तक टाइम अपना रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक पे लगाया, और लास्ट पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला एक्सप्लेन किया। यकीनन आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया, या कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप सर शुजाल हसन से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।